गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं लद्दाख के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे है। LHDC कारगिल की जानिब से अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की इशूज़ को एड्रेस करने के लिए किस तरह की कोशिश किया जा रहा है? तो हमारे पास अब आज के डेट में 210 वैकेंसीज हैं जो यूटी बनने से पहले एडवर्टाइज हुआ है। तो वो हम इमीडिएटली कोशिश कर रहे हैं कि उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो। उसके बाद 290 क्लास 4 के पोस्ट हैं जो 2016 में कोर्ट केस हुआ था, आपको मालूम है। तो उसमें भी हम एक बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं। वो लैप्सेबल होने की वजह से वो काफ़ी ज़ाया हुआ है। तो इस साल जिस तरह से 207 करोड़ जो हैं वो कैपेक्स बजट में अप्रूव हुआ है, तो आने वाले वक्त में फिजिकली ग्राउंड जीरो पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह की कोशिशें किया जाए? तो लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से आपका कहना दुरुस्त है कि हम ग्राउंड पे उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन पेंडेमिक के बावजूद भी हमने 232 में से कैपेक्स के 182 करोड़ जो है हमने एक्सपेंडिचर किया है, जो कि मेरे ख्याल में ले काउंसिल प्लस SDP सारा मिला के हायर साइड पे है। ये जो एक कंसेप्ट है कि हम हर चीज़ के लिए डायरेक्टर को लेके ले जाना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली कुछ ऑफिसर्स को जाना पड़ता होगा। अब रहा डायरेक्टर के स्टेशन की बात है, वो मैं भी मानता हूँ कि जो डायरेक्टर्स का हेडक्वार्टर है वो यहाँ होना चाहिए। कोई भी माइनॉरिटी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज़ के एक सराय हम बनाएंगे, बल्कि मैंने तो उसमें ये सुझाव भी दिया था कि हम जिस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे के सराय बना रहा है, जैसे हमने करगिल सराय बनाया आपका जम्मू में, श्रीनगर में, इसी तरह यहाँ पे हमने करगिल में ज़ंस्कार सराय बनाया। PWD डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट ही बनाएगी इसको आने वाले वक्त में। जिस तरह से बनाए उसी तरह से अगर वो चाहते हैं तो हम बाकी लैंड जो है बहुत जल्दी हम उनको अलॉट कर दें। कि जो कंट्रैक्टर्स हमारे बदकिस्मती से बहुत सारे कंट्रैक्टर्स ने बहुत बिलो जाके 40% बिलो जाके काम लिए हैं। काम लेने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, काम नहीं ले रहे। तो ये बड़ा कंसर्न था। उसमें हमने क्लियर कट ऐसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप एक लास्ट वार्निंग दे देंगे ऐसे कंट्रैक्टर्स को, उसके बाद ऐसे कंट्रैक्टर्स को टोटली ब्लैक लिस्ट करना है। ये आया कि हमारे इंजीनियर्स ने या डिपार्टमेंट्स ने मैक्सिमम बिल जो है वो मार्च महीने में दिया, जबकि दिसंबर में हमारे काम ग्राउंड पे काम खत्म हो चुका था। तो दिसंबर से लेकर मार्च तक बिलें ट्रेजरी में क्यों नहीं गया? और जब हमने ट्रेजरी से ये मालूम किया तो 23 मार्च तक जितने भी बिल ट्रेजरी में आए वो सारे ड्रा हो गए। इसका मतलब हमारा मैक्सिमम बिल जो है वो 23 मार्च के बाद आया। तो उसमें हम जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को कि हर महीने में, हर क्वार्टरली जो है उनका बिल जाना चाहिए। लोप्टुगुन लोप्टा चाचिस्तांग लोप्टे नंगा गागास किसकी चोचिसला ता मंगपो शिक्षुंग मिगोसा yang lopte tari ge nanga jan chalak kuntang yampo uniform e pabi gozdom uniform shu sepia red brade pabu nyu azat red brade pabu le nange chongkang changme nanga thobinjik nangano। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं लद्दाख के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की तरफ से काफ़ी कंसर्न देखने को मिल रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल की जानिब से किस तरह की कोशिशें किया जा रहा है वो आप तक हम आज के इस प्रोग्राम में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चेयरमैन फिरोज़ अहमद खान साहब, और खान साहब से खासकर जनरल काउंसिल मीटिंग के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि सक्सेसफुली कारगिल में जनरल काउंसिल मीटिंग LHDC का मुकम्मल हुआ है और 207 करोड़ 43 लाख जो है बजट अप्रूव किया है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, कैपेक्स बजट जो है। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। यूथ की काफ़ी कंसर्न है और जब जनरल काउंसिल मीटिंग में भी एक यूनिनिमसली रेजोल्यूशन पास किया अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ को लेके रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ बनाने के लिए, तो क्या आप कहना चाहेंगे और ख़ासकर LHDC कारगिल की जानिब से अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, उनकी इश्यूज़ को हल करने के लिए किस तरह की कोशिशें किया जा रहा है? देखिए इसाक साहब, आपने कहा कि इस वक्त पूरे यूटी लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है ये एक बर्निंग इशू है आपका, और है भी बिल्कुल जेन्युइन है आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई ऐसा मेजर रिक्रूटमेंट हमारे यूटी लद्दाख में नहीं हुआ है, और बदकिस्मती से जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को JNK स्टेट में मिलता था वो अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको बंद हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारा डिविजनल DSSRB जो डिविजनल कैडर के पोस्ट होते थे JK में, वो अपॉर्चुनिटी भी उनको ख़त्म हो गई। पब्लिक सर्विस कमीशन भी ख़त्म हो गई। JNK पुलिस में होता था वो भी ख़त्म हो गई। JNK बैंक में होता था वो भी ख़त्म हो गई।
उसके बावजूद हमारे अपने लद्दाख यूटी में भी जो भी डिविजनल कैडर के पोस्ट हैं या इवन आपका जो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट हैं या स्टेट में का अगर हम कहें कोई पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं है, तो सारे रिक्रूटमेंट जो है ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। सिर्फ वही पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैडर के जो 5 अगस्त से यूटी बनने से पहले जो एडवर्टाइज हुए थे, उनके इंटरव्यूज़ आपने देखा हमारे कारगिल में हुए, उनके रिजल्ट आ गए। 388 पोस्ट का जो है वो वैकेंसीज हमने फिल अप किए। वो वैकेंसीज थे जो यूटी बनने से पहले एडवर्टाइज हुए थे। यूटी बनने के बाद कोई नया एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास न डोमिसाइल का है, न नया कोई रूल का है, क्या कहें, कोई उसी पर अटक गया है। अभी आज के डेट में अगर हम देखें तो जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारे पास अब आज के डेट में 210 वैकेंसीज हैं जो यूटी बनने से पहले एडवर्टाइज हुआ है। तो वो हम इमीडिएटली कोशिश कर रहे हैं कि उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो। उसके बाद 290 क्लास 4 के पोस्ट हैं जो 2016 में कोर्ट केस हुआ था, आपको मालूम है। तो उसमें भी हम एक बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं। हमारे डीसी साहब जो चेयरमैन है रिक्रूटमेंट बोर्ड के, उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया है। तो वो जो हमारे हाथ में है वो तो हम इंशाल्लाह जल्दी कर देंगे, लेकिन उसके अलावा जो नए वैकेंसीज, जो नए एडवर्टाइजमेंट करना है, उस पर ऑलमोस्ट एक स्टैंड स्टिल है। तो कल जनरल काउंसिल मीटिंग, जैसे आपने कहा कि उसमें हमारे सारे काउंसिलर्स ने बहुत ही कंसर्न इश्यू किया इस चीज़ पे कि जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ से अब वो लोग, बहुत से लोग ओवर एज भी हो रहे हैं आपका। तो एक रेजोल्यूशन भी यूनानिमसली उसमें पास किया गया कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रुका हुआ है, ये इमीडिएटली जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी तरीका हमें निकाल के रिक्रूटमेंट रूल कहें या डोमिसाइल कहें या कोई ऐसा तरीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को निकालना चाहिए जिससे हमारा जो रुका हुआ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये शुरू हो जाना चाहिए आपका। तो ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली कल अडॉप्ट भी किया और यूनानिमसली पास किया है। इस रेजोल्यूशन को हम बिल्कुल फॉर्मल एक शेप दे के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री तक जो है हम इसको भेज रहे हैं। जनरल काउंसिल मीटिंग काफ़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के बाद, ड्राफ्ट प्लान के ऊपर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के बाद 207 करोड़ जो हैं वो अप्रूव किया कैपेक्स बजट में से। तो उस पर ख़ासकर मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से पिछले साल की बात करें, पिछले साल की बजट में हमें जनरली ये देखा गया कि बहुत सारे जो खर्च फिजिकली जो है खर्चा नहीं पाया है, तो लैप्सेबल होने की वजह से वो काफ़ी ज़ाया हुआ है। तो इस साल जिस तरह से 207 करोड़ जो हैं वो कैपेक्स बजट में अप्रूव हुआ है, तो आने वाले वक्त में फिजिकली ग्राउंड जीरो पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह की कोशिशें किया जाएगा, और जनरली इस 207 करोड़ जो बजट जो अप्रूव हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसाक साहब, पिछले साल आपका हमारा बजट जो है 232 करोड़ का था। आपका 232 करोड़ का हमने प्लान जो है वो फॉर्मुलेट किया था, लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से हम जनरल काउंसिल नहीं बुला पाए थे। लास्ट ईयर जो है प्लान जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसको अप्रूव किया था। तो लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से आपका कहना दुरुस्त है कि हम ग्राउंड पे उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन पेंडेमिक के बावजूद भी हमने 232 में से कैपेक्स के 182 करोड़ जो है हमने एक्सपेंडिचर किया है, जो कि मेरे ख्याल में ले काउंसिल प्लस एसडीपी सारा मिला के हायर साइड पे है। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपका। तो इस साल जो हमारा प्लान है वो है 207.43 करोड़ का। वो क्यों है मैं आपको कहूँगा। उसमें से लास्ट ईयर हमारा 232 करोड़ था। अभी 232 में से जो 25 करोड़ रुपया है वो इन्होंने डायरेक्ट काउंसिल के डिस्पोजल पर दिया है आपका। डायरेक्ट काउंसिल के डिस्पोजल पर इसलिए दिया है कि वो सब्सिडी कंपोनेंट है आपका। सब्सिडी कंपोनेंट मींस एग्रीकल्चर एंड एलाइड जिसमें सब्सिडी मिलती है आपको, यानी वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम। जैसे हम कहीं पर अगर हम कोई डेयरी देना चाहते हैं किसी गरीब बंदे को, तो उसमें सब्सिडी देना है, वो हम डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं, सीधा काउंसिल दे सकता है। या किसी को आपको डेयरी फार्म बनाना हो, फिशरीज पॉन्ड बनाना हो, ग्रीन हाउसेज बनाना हो, तो वो 25 करोड़ रुपया लास्ट 232 में से काट के अलग से इन्होंने एक सब्सिडी कंपोनेंट दिया है। तो उसका प्लान हम अभी अलग से फॉर्मुलेट करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट से हम प्रपोजल ले रहे हैं, उसको फिर प्रपोजल लाने के बाद उसको फाइनल करके हम वो भी ड्राफ्ट करेंगे। तो ये 232 करोड़ जो कल हमने अप्रूव किया है आपका, इसमें 3 कंपोनेंट है आपका। मेजर वर्क्स है, मिशनरी इक्विपमेंट्स और आपका मोटर व्हीकल। तो उसमें 3 कंपोनेंट में हमने ये थॉरो डिस्कशन, आपने खुद देखा होगा, हर एक काउंसलर ने वर्क वाइज इस पर डिस्कशन
डिस्कशन किया, डिपार्टमेंट वाइज डिस्कशन करके सब सेटिस्फाइड होने के बावजूद, और हमने बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि भाई कोई काउंसलर अगर चाहता, को ये महसूस होता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इस काम में कम पैसा रखा है, तो हमने कहा हम वो भी बढ़ा दे देंगे, लेकिन इसको खर्च करना आपकी जिम्मेवारी है। कल को आप ये एक्सपेंडिचर के बगैर अगर आएगा तो नेक्स्ट टाइम आपके उसमें से हम काट देंगे। तो इसलिए काफ़ी सक्सेसफुल आपका इसमें काफ़ी क्वेश्चन आंसर भी हुए, काफ़ी डिबेट भी हुआ, डिपार्टमेंट से भी काफ़ी डिस्कशन होने के बाद फाइनली 207 करोड़ 0.43 करोड़ को जो है कैपेक्स 2021-22 को कल हमने पास किया। सर दूसरी जानब अगर हम देखें तो इससे पहले काउंसिल का अपना एक हेड हुआ करता था, तो वो बंद होने के बाद अब जिस तरह से लैप्सिबल वाला मामला आ जाता है तो उस पर भी यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है कि कैपेक्स बजट और सेंटर की जो स्कीम्स हैं, जो पैकेजेस हैं, वो लैप्सिबल ना हो। तो उसको लेके किस तरह की कोशिशें आने वाले वक्त में रहेंगे? और जनरली वहाँ पे शिकायत अपोजिशन की तरफ से या काउंसलर की तरफ से कहें तो उनकी तरफ से ये आ रहा था कि रेजोल्यूशन तो हम पास करते हैं जनरल काउंसिल मीटिंग में, लेकिन उसका जो है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन बाद में फॉलोअप कहीं नज़र नहीं आता है। तो इस बार क्या रहेगा? देखिए आपका, जैसे अगर हम पहले नॉन लैप्सेबल फंड की बात करें, जैसे हमारा पहले आपका यूटी बनने से पहले हमारा एक अलग से हेड था, जब हम जेके के था आपका 8448, उसमें सारा वो काउंसिल फंड था, सारा पैसा जो है उस फंड में आता था, उस हेड में आता था, जो एक नॉन लैप्सेबल था आपका, जिससे क्या होता था 31 मार्च तक जो पैसा हमारा खर्च नहीं होता था उस अकाउंट में जाता था, जिसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके हम यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन यूटी बनने के बाद वो हेड ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इस साल हमारे पैसे जो है लैप्स हो गए। इसलिए हमारे कल काउंसलर्स का सबका कंसर्न ये था कि वो लोग ये बोल रहे थे कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी लाइए लद्दाख में, 3 या 4 महीने ग्राउंड पे काम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जो है जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि सर्दियों के 3 या 4 महीने हम काम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये पैसा नॉन लैप्सेबल हो तो हमारा आने वाले नेक्स्ट ईयर के बजट पर ये लोड नहीं पड़ेगा आपका, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के प्लान से हम नया काम उठा सकते हैं। तो इस चीज़ को सारे काउंसलर ने महसूस करते हुए एक रेजोल्यूशन भी लाया और उस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली पास भी किया। अब रहा कि इन रेजोल्यूशंस का क्या होगा। इन रेजोल्यूशंस का ये होगा कि एक तो ये सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आ जाएंगे आपका, और ये रेजोल्यूशंस भी जिन्होंने सब ने अडॉप्ट किया है उस रेजोल्यूशन की कॉपी, मिनट्स की कॉपी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, इवन हमने आज ये भी डिसाइड किया कि ये जो ये लाए हैं हमने आपका रेजोल्यूशंस, ये हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी दे देंगे, क्योंकि ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर का अपना एक फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने अनाउंस भी किया था, कमिट भी किया था कि जो लद्दाख का LHDC का जो फंड है वो नॉन लैप्सेबल होगा, उनका कमिटमेंट, और ये पार्लियामेंट में ये ऑन रिकॉर्ड है आपका। तो क्या ये ऑनरेबल, या तो ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर को मालूम नहीं होगा, या तो नीचे से, क्योंकि उन मिनिस्टर का जो अनाउंसमेंट है वो तो ऑर्डर होता है आपका। तो हम ये किसी भी सूरत में इस रेजोल्यूशन के हवाले से उन तक ये बात कन्वे करना चाहते हैं आपका। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जब इससे पहले लद्दाख को डिवीज़न ग्रांट किया था तो उस वक्त जो इक्वल शेयर डायरेक्टर्स की जो है वो दिया था, इक्वल शेयर दिया था, और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और भी बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हैं वो सारी चीज़ें फिजिकली इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और उनमें से एक जो है डायरेक्टरेस की स्टेशन को लेके, तो यकीनन जो काउंसलर्स भी कह रहे थे डायरेक्टरेस बहुत कम यहाँ पे पाया जाता है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? किस तरह की जो है कोशिशें आपकी तरफ से कर रहे हैं डायरेक्टर्स को यहाँ पे स्टेशन रखने के लिए, ताकि यहाँ पे जो लोगों के इश्यूज समस्या है वो यहीं पे हल हो, यहाँ से लेह जाना ना पड़े? देखिए, एक सवाल ये है कि ये जो एक कंसेप्ट है कि हम हर चीज़ के लिए डायरेक्टर को लेके ले जाना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली कुछ ऑफिसर्स को जाना पड़ता होगा। अदरवाइज़ हमारा आम पब्लिक का जो काम है आपका, वो मोस्टली आपका जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस हैं या डीसी ऑफिस या काउंसिल लेवल तक ये हल होता है आपका। अब रहा डायरेक्टर के स्टेशन की बात है, वो मैं भी मानता हूँ कि जो डायरेक्टर्स का हेडक्वार्टर है वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे आज के डेट में जो करगिल में जो डायरेक्टर्स दिए हैं उसमें से 2 या 3 डायरेक्टर्स तो बिल्कुल, जैसे सोशल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है आपका, वो पोस्ट टोटली वैकेंट है, वो किसी को चार्ज दे के रखा है। उसके बाद डायरेक्टर हमारे पास हॉर्टिकल्चर होता था, वो ऑलरेडी रिटायर होकर चला गया आपका। तो पहले तो हमारे डायरेक्टरेट जो थे रूरल डेवलपमेंट, उनको फाइनेंस का भी चार्ज था, तो ज़्यादातर वो ले रहना पड़ता था। अब फाइनेंस रिसेंटली उनसे फाइनेंस हट गया है,
ताहिर साहब से, वो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट उनका हेडक्वार्टर है, तो मोस्टली मुझे लगता है ही विल बी स्टेशनिंग हेयर। लेकिन इस बात का मैं कल सारे काउंसलर्स का तायद करता हूँ कि जब स्टेशन करगिल में उन्होंने दिखाया है तो हम बार बार एलजी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि स्टेशन जब किया है तो उनको स्टेशन यहाँ पे होना चाहिए, मोस्टली यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यूटी कमिश्नर सेक्रेटरीज वहाँ हैं, तो जब मीटिंग के लिए या किसी काम के लिए जाना पड़े वो जाएं। लेकिन ये कल हमने रेजोल्यूशन भी लाया, इस रेजोल्यूशन के हवाले से हमने फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, एडवाइज़र साहब को बता देंगे कि डायरेक्टर्स का हेडक्वार्टर जहाँ पे है वहाँ मैक्सिमम टाइम उनका यहाँ पे स्पेंड होना चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अकोमोडेशन की बात करें, वो कब तक बनेगा? देखिए, उनका ऑफिस के लिहाज से डायरेक्टर्स की कोई कमी नहीं। हमने अपने पूरे काउंसिल सेक्रेटरीट में अभी आप देख सकते हैं, जो ऑफिस मुझे है वही ऑफिस हमने डायरेक्टर्स को भी दे रखे। एकोमोडेशंस के लिए भी इनको हमने टेम्परेरी एकोमोडेशंस, आपका जैसे हमारा डाक बंगले फर्स्ट हुआ करता था, उसको पूरा रिनोवेट करके सेंट्रल हीटिंग करके हमने वहाँ पर भी उनको दे दिया है। अब इनका अभी इस साल प्लान में भी आया है आपका एचडीपी का, हमने जगह भी दे दिया है, जो आपका यहाँ पे काउंसिल के जो रेजिडेंशियल है उसके साइड में, वहाँ पे डायरेक्टर्स के क्वार्टर भी बन जाएंगे। तो उनका जो एक एक्सक्यूज़ रहता था कि हमें एकोमोडेशन नहीं है वगैरह, वो भी आप मसले ज़्यादा नहीं रहेंगे, वो भी हल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स को रहना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। लोगों की जनरली और एक इससे पहले डिमांड हमें देखने को मिला था, खासकर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, उसमें यह था कि यूटी हेडक्वार्टर को लेके काफ़ी डिमांड किया था और एलजी साहब खुद ने यकीन दहानी भी दिया था, लेकिन इस वक्त फिज़िकली उस पर डेवलपमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये कहा था कि पहले मतलब कि इसको, लेकिन इन राइटिंग में तो कहीं भी नहीं था कि या यूटी का हेडक्वार्टर, आज के डेट में भी अगर हम कहेंगे तो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन निकला है आपका यूटी लद्दाख हेडक्वार्टर ले करके, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप मीडिया वाले ज़्यादा जान सकते हैं मेरे से, मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया कि आपका यूटी हेडक्वार्टर ले के यूटी लद्दाख के नाम पे है। तो हम लोगों ने भी ये डिमांड किया था कि ये जो है रोटेशनल बेस पे होना चाहिए। तो अब इन्होंने फ़िलहाल जो काम वहाँ पे चला रहे हैं। अब रिसेंटली एलजी साहब ने मुझे उस दिन कहा था कि आप हमको यहाँ पर राजनिवास के लिए जब तक बनता है एक जगह दे दीजिए जहाँ पे हम इसको राजनिवास बनाएंगे। तो उन्होंने मुझे प्रपोज़ भी किया था कि हमारा जो इससे ये आपका सर्किट हाउस जो अभी बना है, जिस तरह ले में भी उन्होंने लिया, वो मुझे पर्सनली उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि आप वो हमें दे दीजिए, क्योंकि हम उसको राजनिवास पे डेवलप करेंगे। हम राजनिवास से शुरू करेंगे, वहाँ पे हमारे लोग बैठेंगे। तो ख़ुद भी उन्होंने कहा कि मैं भी ज़्यादातर वहाँ पे बैठूँगा। तो बाकी हमने उनके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्रेटरीट बनने जा रहे हैं, जो पैसा उन्होंने रखा उसके लिए हम लोग जगह वगैरह दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो वो लोग वहाँ से ऑपरेट जो है ले से कर रहे हैं, वो आपको भी पता है। लेकिन डिमांड हमारा पब्लिक का भी, हमारा भी डिमांड है कि परमानेंट ना हो तो कम से कम जो है ये रोटेशनल पे हो। रोटेशनल पे नहीं हो तो 2-3 जो अभी सेक्रेटरीज जो आ रहे हैं आपका कमिश्नर सेक्रेटरीज, वो यहाँ से भी काम चला है, वहाँ से भी काम चला है, क्योंकि आज तो डिजिटल ज़माना है आपका। ये तो है नहीं कि फ़ाइल लेके दौड़ना है आपका। तो ये डिमांड है, इंशाल्लाह हम तो उस पर लगे हुए हैं। कोशिश भी है हमारी कि ये ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। सेंट पीटर्स हाई स्कूल नंगा गसुश्वार सेंट पीटर्स लोप्टे नंगा छत्ताने गिरगन गुने लोपठुक कुनलाश चोतपे योंतन तंगयंपो लोपचोंग नाचुक शिक्षा लेंजिक तंगनो इ लोप्टे नंगा छत्ताने क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब तंग लाइब्रेरी जबस्तुक स्कून योतेनो लोपठुक गुने फ्या म्यूजिक रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस क्लास कुन शुलिंजिक तंगनो इंडोर तंग आउटडोर गेम्स नाचुक शिगे नंगा लोपठुक गुन लोपटाने फिलोगा डलदुर गुने नंगा चल ग्याल अस्तांते ग्यालखा लेनिंजिक तंगनो yang yontane lobjong nanga lobthuk gun angtangs gyala tangyam po thar ke lusineno yang talo jen ke body jindar chuper gyuk se dubda senanga सेंट पीटर से लोपठुक गुने यूटी लद्दाख नंगने ang ngispa ang tukpa ang chukshik patang ang chuknispa lenteno लोपठुक गुने फ्या बा से जबस्टोक योतनो छत्ता ने योंतन सालम स्थित साल नाचोक स्टांग स्काप्स नाचोक से फ्या सेंट पीटर्स लोपटे नंगा रंग ठुगु गुन सालाजात सर, कल और एक रेजोल्यूशन भी यूनानिमसली पास किया जिसमें लद्दाख को जिस तरह से
कार्बन न्यूट्रल की तरफ लेने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। और साथ ही साथ उसमें ये भी था कि आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो पैसिव सोलर प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और जो लोकल आर्किटेक्ट्स हैं उनको ज़्यादातर जो है यूज़ में लाया जाएगा। तो इस तो बिल्कुल आपका नीड ऑफ द आवर है आज, क्योंकि जितने भी हमारे आज तक बिल्डिंग्स बने हैं हमारे अपने कंडीशंस के हिसाब से कभी नहीं बनाया आपका। वो क्या हुआ, उसका कारण ये है कि जितने भी आर्किटेक्ट्स इन्होंने हायर किए हैं वो बाहर के रहे, और जब भी वो यहाँ पे आए वो समर्स में आए, विंटर का उनको कहीं जहन में नहीं था। क्योंकि आप बाहर जाएं तो बाहर हमेशा ये होता है कि गर्मी से हमें कैसे बचना है, हमारे यहाँ है कि हमें सर्दी से कैसे बचना है और बिल्डिंग को किस तरह से हमने सर्दियों को देख के डिज़ाइन करना है। तो इसीलिए अब ये हर किसी को ये एहसास हुआ कि अगर हम अपने लद्दाख के कंडीशन को देख के बिल्डिंग्स बनाएं सोलर पेस्यू सन फेस, तो हम जो हैं विंटर में जितना हमारा फ्यूल पे एक्सपेंसेस होता है हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फीलिंग हमारे काउंसलर्स में भी आई। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो अवेयरनेस लाने वाले हैं, जो हमारे लोकल आर्किटेक्ट्स जो यहाँ पे आए हैं आज, उन्होंने काफ़ी प्रेजेंटेशंस हमें दिए। उसके बाद हमारा इसमें केरेडा का भी बहुत एक अच्छा रोल है, उन्होंने अपना बिल्डिंग जो है वो सोलर पेस्यू बिल्डिंग्स बनाए। तो ये सारा देखने के बाद कल ये सबको महसूस हुआ कि नहीं, जो कैपेक्स के तहत जितने भी बिल्डिंग्स आइंदा बनेंगे हम एक रेजोल्यूशन ला के उसको एक सर्कुलर दे देंगे सारे डिपार्टमेंट्स को। एक तो हमारे जो लोकल आर्किटेक्ट्स हैं उनको इम्पेनल किया जाए, दूसरा जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके नक्शे को कौंसल वेट करेगा और उसमें सोलर पेस्यू सन फेस वगैरह का जो है वो डिज़ाइन होगा और वो कंक्रीट वाला जो सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो, ताकि उससे क्या है आपका हम विंटर्स में अपना जो फ्यूल पे सेंट्रल हीटिंग, अभी हम बोल रहे हैं कि हम सारे बिल्डिंग्स को सेंट्रल हीटिंग करेंगे ये, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर इतना रनिंग कॉस्ट आपका आएगा। बिजली का फीस आपको पता है लाखों में आपको फीस होगा, तो इतना भी बियर करना मुश्किल है। तो हमारी ये कोशिश है कि आने वाले साल में बहुत जल्दी हम एक सर्कुलर निकालेंगे कि कैपेक्स में, और हम अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी दोनों कौंसल जो है उनसे भी ये बात टेकअप करेगी। तो अभी फिलहाल कैपेक्स के तहत जितने भी बिल्डिंग्स बनेंगे उसके तहत उसमें हम एक सर्कुलर देंगे कि जो लोकल आर्किटेक्ट्स का डिज़ाइन होगा वो डिज़ाइन जो है हमारे बिल्डिंग्स में अडॉप्ट किया जाएगा। ऑनरेबल काउंसलर क्वेश्चन कर रहे थे माइनॉरिटीज़ को कंस्ट्रक्शन ऑफ सराय के लिए लैंड अलॉट करने की जो स्टेटस वो मांग रहे थे, तो उस पर आपने जवाब देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में माइनॉरिटीज़ को लैंड अलॉट किया जाएगा सराय कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो उस पर एक टेक आप लेना चाहूँगा। देखिए इनका जो माइनॉरिटीज़ का जो सराय का इशू है आपका, ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग आपका एक डिमांड है वो जो काफ़ी पहले से आपका चलता आ रहा है। तो इसमें अभी कुछ पिछले साल हमारे जो पहले डीसी साहब थे उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था आपका पेट्रोल पंप के पास हमारे फूड एंड सप्लाईज के कुछ गोदाम्स थे, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, तो कोई उसमें जगह भी कम था, वो सूटेबल भी नहीं था। तो हमने उसको चेंज करके अभी हमें जो प्लेटो मिलने वाला है आर्मी से, यहाँ पे नज़दीक आपने देखा होगा यहाँ प्लेटो नाथ एक टेम्पल है, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये हिदायत दिया है कि उसके नज़दीक में आप लैंड आइडेंटिफाई कर दीजिए, ताकि उसको हम जो है सराय फायर माइनॉरिटीज़, यानी कोई भी माइनॉरिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज़ के एक सराय हम बनाएंगे। बल्कि मैंने तो उसमें ये सुझाव भी दिया था कि हम जिस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे के सराय बना रहा है, जैसे हमने करगिल सराय बनाया आपका जम्मू में, श्रीनगर में, इसी तरह यहाँ पे हमने करगिल में ज़ंस्कार सराय बनाया, PWD डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट ही बनाएगी इसको आने वाले वक्त में। जिस तरह से बनाए उसी तरह से अगर वो चाहते हैं तो हम बाकी लैंड जो है बहुत जल्दी हम उनको अलॉट कर देंगे। और ये एक जेन्युइन डिमांड है, और ये गलत तरीके से मतलब लोग इसको बाहर प्रोजेक्ट करते हैं कि लोग जानबूझ के यहाँ पे इन माइनॉरिटीज़ को सराय ये नहीं दे रहे हैं, या और भी बड़े इश्यूज हैं जैसे इनका क्रिमिनेशन शमशान घाट का इशू है। ये तो एक इंसानियत है आपका शमशान घाट, कौन आप किसी से भी पूछिए करगिल वालों को कभी नहीं बोलेगा कि आप इनको शमशान घाट मत दे दो। अब ये कुछ देर के लिए मिसकम्युनिकेशन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉपर्ली टेकअप नहीं हुआ। हम बहुत जल्दी एक लैंड इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा सिटी से हट के आपका जहाँ पे इनका क्रिमिनेशन सेंटर होगा, दैट विल बी फॉर ऑल नॉन मुस्लिम्स। वो क्रिमिनेशन सेंटर जो भी नॉन मुस्लिम का होगा वो क्रिमिनेशन सेंटर बनेगा, और उसको एक फेंसिंग बना के गेट बना के हम दे देंगे।
मेन की जिस तरह से कल जनरल काउंसिल मीटिंग में और एक अहम मुद्दा ये सामने आया है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने के बाद जो फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो रहे थे, इस तरह की बातें सामने आया था। उसको लेके कमेटी बनाने की मांग की थी, जिसमें खासकर काउंसलर खुद को भी कमेटी मेंबर रखा जाए और बाकी जनरल एक कमेटी बनाया ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है काम का, डेवलपमेंटल एक्टिविटी का, वो पूरा हो सके। तो क्या कोई कमेटी बनने जा रहा है? जी कमेटी, उसमें हमारे काउंसलर्स का ये कंसर्न था आपका, दो चीज़ें हैं आपका। एक तो ये है कि जो कंट्रैक्टर्स हमारी बदकिस्मती से बहुत सारे कंट्रैक्टर्स ने बहुत बिलो जाके 40% बिलो जाके काम लिए हैं। काम लेने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, काम नहीं ले रहे हैं। तो ये बड़ा कंसर्न था। उसमें हमने क्लियर कट ऐसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप एक लास्ट वार्निंग दे देंगे ऐसे कंट्रैक्टर्स को, उसके बाद ऐसे कंट्रैक्टर्स को टोटली ब्लैक लिस्ट करना है हमने। नंबर एक। दूसरी बात थी कि जो हमारा जो अभी जो आपका डिले हो गया, आपका जो बिलें पेंडिंग रह गई आपका ट्रेजरीज में, उसमें एक कंसर्न ये आया कि हमारे इंजीनियर्स ने या डिपार्टमेंट्स ने मैक्सिमम बिल जो है वो मार्च महीने में दिया, जबकि दिसंबर में हमारे काम ग्राउंड पे काम खत्म हो चुका था। तो दिसंबर से लेकर मार्च तक बिलें ट्रेजरी में क्यों नहीं किया? और जब हमने ट्रेजरी से ये मालूम किया तो 23 मार्च तक जितने भी बिल ट्रेजरी में आए वो सारे ड्रा हो गए। इसका मतलब हमारा मैक्सिमम बिल जो है वो 23 मार्च के बाद आया। तो उसमें हम जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को कि हर महीने में, हर क्वार्टरली जो है उनका बिल जाना चाहिए और बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो है 70% एक्सपेंडिचर जो है हो जाना चाहिए। तो उसमें एक वो कंसर्न था आपका। दूसरा, जो डेवलपमेंटल वर्क्स जो गाँव में हो रहे हैं या आपका सिटीज़ में हो रहे हैं, तो उसमें उनका कहना था कि उनको भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए। तो हमने बोला कि काउंसलर खुद आप लोग मॉनिटर कीजिए, जहाँ पर भी आपको नज़र आता है कुछ कमी पेशी, आप जो है हमारे डीसी साहब हैं, सीओ, उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, हमारे कंसर्न एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें कमेटी, आपका एक कमेटी जो है कल हमने अनाउंस किया था वो यही है कि जो बिलें लेट जो हुआ है आपका ट्रेजरी में, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए एक कमेटी हमारी बनेगी, जिसका जो डीसी साहब कॉन्स्टिट्यूट करेगा उस कमेटी को। ये कल हमारे डिसाइड हुआ है। सर, आखिर पे एक बार फिर एम्प्लॉयमेंट के इशू पे आपने कहा कि लगभग 500 के करीब जो हैं ऑलरेडी यूटी बनने से पहले एडवर्टाइज्ड पोस्ट जो हैं उनका रिक्रूटमेंट शुरू होगा। तो आखिरी टेक सर, रिक्रूटमेंट कब तक शुरू होगा इसका? ये मुझे लगता है आपका इनका प्रोसेस डीसी साहब ने शुरू कर दिया है। अब इसमें सिर्फ यही देख रहे हैं, डीसी साहब से मैंने ये कहा था कि जो हमारे एग्जामिनेशन सेशन है अभी ना बच्चों का, जैसे आप आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में आपका अभी बहुत से जो कॉलेजेस के हैं या यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कहीं जो हमारे साथ कोइंसाइड ना हो। क्योंकि एक दफ़ा जब हम डेट निकालने के बाद जो है, जब उनको पता चलता है कि फलानी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो रहा है या कहीं और एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये क्लैश हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पोस्टपोन करना पड़ता है, फिर वो अच्छा नहीं रहता है आपका। तो अब वही वो देख रहे हैं कि किस तरह से डेट फिजिबल होगा। तो जो ही वो फिजिबिलिटी हमें आ जाएगी तो डेट का अनाउंसमेंट कर देंगे आप। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए कोई मैसेज? अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए मेरे ये मैसेज है कि उनको मतलब हौसला बिल्कुल नहीं हारना है, और ये बात हमें मान के चलना है कि 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। कि आप ये सोचते होंगे कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, वो नामुमकिन है आपका। लेकिन गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज हमारे पास हैं, जो मेरे कैपेसिटी में है, जो मैंने कहा आपका जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, वो तो जो भी लेफ्ट आउट वैकेंसीज है वो हम इमीडिएटली आपका उसका डेट फिक्स करके हम उसका एग्ज़ाम देंगे और विद इन नो टाइम उनका रिजल्ट भी आउट करेंगे और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा, मेरे उनसे ये अनएम्प्लॉयड यूथ से ये भी गुजारिश है कि हमारे और भी एवेन्यूज़ हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आपका, जैसे आपका टूरिज़म इंडस्ट्री है, आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, आपका हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, उसकी तरफ भी अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपना कोशिश करना चाहिए कि गवर्नमेंट से लोन हो, सब्सिडी वाले स्कीम से वो लेके अपना काम शुरू करने वाला कंसेप्ट भी होना चाहिए। लेकिन ये भी मानते हैं कि जो जॉब्स गवर्नमेंट के अभी रुके हुए हैं वो जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए। और हम तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से जब ये प्रोसेस शुरू होगा ये भी टेकअप करेंगे कि एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि पिछला 1-1.5 साल जो ज़ाया हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है या गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, बच्चों का उसमें कोई कसूर नहीं है। जिस तरह से जेके गवर्नमेंट में एज रिलैक्सेशन दिया है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं हमारे, तो उसी तरह से हमारे यहाँ भी कंसिडर करना पड़ेगा आपका एज रिलैक्सेशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चेयरमैन फिरोज़ अहमद खान साहब। जनरल काउंसिल मीटिंग के बारे में भी बात की और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट इशू को लेके बहुत बेहतरीन तरीके से वजाहतन यूथ को मैसेज भी दिया
और आने वाले वक्त में जो पोस्ट एडवर्टाइज होने हैं उस हवाले से भी जानकारी दी। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, मुसा तुमेली के साथ मोहम्मद इसाक।